व्हाट इज अमोनोटेलिज्म, फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा। इट इज नथिंग बट द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन विच द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इज अमोनिया, जिसमें एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट अमोनिया होता है, उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। आप पिछले वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, मैंने डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से बना के दिया था किस तरह से सब चीज होती है। बच्चों हमने बोला था ये अमोनिया के बारे में कुछ बातें, जैसे आपको याद होगा था अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल। ओके, अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज्यादा सोल्यूबल होता है। कितना सोल्यूबल होता है, अगर आपको 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करना है तो इसके लिए आपके पास 500 से लेके 800 ml तक पानी होना चाहिए। मैंने पिछली बार आपको बोला था 500 ml चलता है, कुछ किताबों में ये जो नंबर्स होते हैं वेरिएबल है, बट फॉर 1 ग्राम ऑफ अमोनिया टू एक्सक्रीट इट नीड्स 500 to 800 ml ऑफ वाटर। इतना ज्यादा सोल्यूबल अमोनिया होता है, ये हमने सब बोला था। और बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पे बना के दिए थे अमोनोटेलिज्म के अंदर। आपको याद होगा बहुत सारे जो इनवर्टिब्रेट्स है, लोअर वर्टिब्रेट्स है, टैडपोल है, फ्रेश वाटर बोनी फिश है, अर्थवर्म है, ये बहुत सारा एनिमल्स इस कैटेगरी में चला जाता है। इट्स कॉल्ड अमोनोटेलिज्म, ठीक है, जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो चलो बच्चों आज हम देखेंगे दूसरा जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है उसको हम बोलेंगे यूरियोटेलिज्म। आई रिमेंबर इसका भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। सो व्हाट इज यूरियोटेलिज्म? तो यूरियोटेलिज्म क्या होता है ये हम देखेंगे। व्हाट इज यूरियोटेलिज्म? द नेम इज इंडिकेटिंग, इससे नाम से आपको थोड़ा पता चलना चाहिए। इट इज नथिंग बट द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। ये देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है यूरिया के फॉर्म में बनेगा और उसको यूरिया के फॉर्म में ही एलिमिनेट किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। बच्चों आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए, आपने कुछ कमेंट्स करने चाहिए कि सर क्यों यूरिया बनना चाहिए, नाइट्रोजन क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन वाटर इनसोल्यूबल होता है, याद रखेंगे। तो इसके हिसाब से वाटर जो ब्लड से आसानी से पास हो सकता है वही चीज को हम क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे। जो ब्लड के लिए हार्मफुल ना हो उसको हम यूरिया बनाएंगे और फिर इसको किडनी तक लेके जाएंगे। किडनी में उसका वाटर से मिक्सचर होगा, फिर यूरिन बनेगा और फिर यूरिया बॉडी के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। बट फिर भी ये यूरिया बनता कैसे वो चीज हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहूंगा यूरियोटेलिज्म के। हम एग्जाम्पल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। चलो यहाँ पे कार्टिलेज फिश। तो बच्चों जो ज्यादातर फिश होते हैं कार्टिलेज फिश समंदर के अंदर होते हैं, मरीन फिश जो होते हैं वो इस कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। देन एडल्ट एम्फीबियंस, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एडल्ट एम्फीबियंस जो होते हैं, क्योंकि इनका जो टैडपोल लार्वा था वो अमोनोटेलिज्म में था, लार्वा जो था एडल्ट एम्फीबियंस है। देन आप आगे देखिए इसमें मैमल्स हैं, तो बहुत सारे मैमल्स जो होते हैं, ऑल द मैमल्स आर गोइंग टू बी यूरियोटेलिक। अर्थवर्म है बच्चों, देखिए अर्थवर्म को डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन में डाल सकते हैं, क्योंकि जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो अर्थवर्म अमोनोटेलिक हो जाएगा और जब टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में होगा तो अर्थवर्म आपको दिखेगा यूरियोटेलिज्म में दिखेगा, ठीक है। आप जाइए और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे मैन, कैमल, ठीक है ना, एलिफेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको किस में चले जाएंगे, यूरियोटेलिज्म में चले जाएंगे। क्योंकि हमने देखा था फॉर मेकिंग यूरिया यू नीड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो देखा जाएगा तो इसकी सोल्युबिलिटी की बात अगर करेंगे, सोल्युबिलिटी की मैं अगर बात करूंगा, सो सोल्युबिलिटी के लिए मैंने बोला था इट नीड्स 50 to 100 ml ऑफ वाटर। अगर 1 ग्राम यूरिया को आपको एक्सक्रीट करना है तो आपके पास कितना पानी होना चाहिए, 50 to 100 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। तो बच्चे यूरिया बनता कैसे, इस चीज के बारे में हम अभी बात करेंगे, हाउ यूरिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सो बेसिकली आप देखेंगे यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है। 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ पे रिक्वायर है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होगा। सो 2 ammonia and 1 molecule of carbon dioxide by losing H2O by dehydration, इसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा NH2CONH2। और बच्चों यही किसका फॉर्मूला है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। और ये चीज बनाने के लिए देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज ए एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब इसमें आपको
3 एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एमसीक्यूज में आपको पूछा जाएगा। फॉर मेकिंग यूरिया हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, योर आंसर विल बी 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, और जो यूरिया बनता है वो कौन सी साइकिल से बनता है, दैट साइकिल इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। नहीं तो और भी एक नाम मेरे पास है, उसको बोला जाता है यस ऑर्निथिन साइकिल। और एक नाम मैं इसको देना चाहूंगा बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसको हम क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। एक 1932 में इन दोनों लोगों ने इसको डिस्कवर किया था लिवर सेल के अंदर, लिवर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और हिपैटोसाइट के अंदर। तो देखिए जो यूरिया बनता है ये सब नीट के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है बच्चों, आप देखेंगे ये सब इंपॉर्टेंट नीट और सीईटी के लिए आपको जरूर मिलेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन व्हिच पाथवे, यूरिया साइकिल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल। क्यों हम देखेंगे ऑर्निथिन साइकिल क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे। बाय द नेम ऑफ discovery, it is also called Sir Henslett cycle. Sir Krebs and Sir Henslett discovered this pathway, hence it is called as Krebs-Henslett cycle भी इसको बोला जाता है। तो चलिए नीट के लिए हम एक बात थोड़ा सा एडवांस में बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये साइकिल जो है हमारे स्टेट बोर्ड में दिया गया है, एनसीईआरटी में है नहीं। शॉर्टकट में हम देखेंगे एग्जैक्टली ये साइकिल किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। सो नाउ हाउ एग्जैक्टली द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस, यहाँ पे क्रेब्स हैंसलेट साइकिल टेक्स प्लेस, यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस। सो यूरिया साइकिल बेसिकली टेक्स प्लेस इन, बच्चों में यहाँ पे लिखूंगा, देखिए ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी यूरिया साइकिल, या तो फिर इसको बोलिए यस इट्स कॉल्ड ऑर्निथिन साइकिल। देखिए यूरिया साइकिल है या तो फिर ऑर्निथिन साइकिल है। किस तरह से ऑर्निथिन साइकिल होता है, दिस टेक्स प्लेस इन यस लीवर, ये लीवर में होगा। लीवर में कहां पे होगा, लीवर में 2 सेल्स इसका ऑपरेट होता है बच्चों, एक तो होगा हिपैटोसाइट और एक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 2 जगह है, ये 2 साइड से जहां पे यूरिया साइकिल को ऑपरेट किया जाता है। तो किस तरह से होगा यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोडक्ट स्टेप बनेगा, चलो बच्चों ये सब रफ कर दूंगा मैं और फिर आराम से लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे हम बात करें मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, सेकंड मोड इज यूरियोटिलिज्म। इसका मतलब होता है formation and elimination of nitrogenous waste in the form of urea is called as ureotilism। ये किस में पाया जाता है, कार्टिलेज फिश में पाया जाता है, एडल्ट एम्फीबियंस में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, अर्थवर्म, मैन, कैमल, इनमें क्या पाया जाता है, यूरिया एक्सक्रीशन पाया जाता है। इसका सोल्युबिलिटी की बात मैं करूंगा तो देखिए 1 ग्राम ऑफ यूरिया नीड्स 50 to 100 ml ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन, ये इसमें हमने बात करी थी। दूसरी बात हम करेंगे आगे जाके, वो क्या है बच्चों कि यूरिया साइकिल जो है उसके लिए 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको लगेंगे। सो फॉर मेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। तो ये जो पाथवे मैंने बनाया ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम देखेंगे एग्जैक्टली पाथवे किस तरह से कंडक्ट किया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों कि जो अमोनिया है दिस इज NH3 + CO2। ये जो अमोनिया है लीवर सेल के अंदर से हिपैटोसाइट में से ये कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड में, इट इज कॉल्ड एज कार्बोमाइल फॉस्फेट। देखिए एक पहला रिएक्शन मैंने लिखा है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्निथिन साइकिल, उसका 4 स्टेप्स मुझे लिखना है, 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। देखिए कार्बोमाइल फॉस्फेट यहाँ पे बन गया, बट ये फॉस्फेट बनाने के लिए आपको चाहिए था एटीपी। यहाँ पे मैं 2 एटीपी को इस्तेमाल करूंगा, वो 2 एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे इस्तेमाल भी कर लिए। इस चीज के लिए आपके पास एंजाइम का होना जरूरी है, वो एंजाइम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। बच्चों ये चीज मैं नीट के लिए बोलना चाहूंगा, याद रखेंगे। तो ये एक एंजाइम हो गया। तो ये जो हिपैटोसाइट के अंदर कार्बोमाइल फॉस्फेट बने थे, तो बच्चों एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, इसको मैं ब्रैकेट बना के दूंगा। ये चीज कहाँ पे हुई है, दिस इज ऑपरेटेड इन हिपैटोसाइट, लीवर सेल के अंदर हुआ है। तो लीवर के अंदर जो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट अब ज्वाइन करेगा जो
ऑर्निथिन करके एक अमीनो एसिड है, उसको ज्वाइन कर लेंगे और उसको ज्वाइन करने के बाद देखिए इसको कनेक्ट हो गए, ये है कार्बोमाइल फॉस्फेट दैट इज गेटिंग ज्वाइन विद द ऑर्निथिन, ऑर्निथिन से ज्वाइन हो जाएंगे और वो बना देंगे एक और अमीनो एसिड जिसका नाम होता है सिट्रुलिन। क्या नाम होता है बच्चों? सिट्रुलिन उसका नाम होता है, याद रखेंगे। इसमें भी एंजाइम का इस्तेमाल आप करेंगे, इट इज नोन एज ऑर्निथिन सिट्रुलिन सिंथेटेज। ठीक है, इसका नाम आप लिख सकते हैं सिट्रुलिन सिंथेटेज, राइट। और ये सिट्रुलिन अब कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें आपको एमसीक्यू मिलता है, उसका नाम होता है आर्जिनिन सक्सिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, आर्जिनिन सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे कन्वर्ट होगा? ये इस तरह से कन्वर्ट होता है क्योंकि इसको यहां पे मैं लिखूंगा एस्पार्टिक एसिड। बच्चों याद रखेंगे, एस्पार्टिक एसिड इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप का सोर्स है, ये अमाइनो ग्रुप सिट्रुलिन में ऐड किया जाएगा और इस तरह से उसको आर्जिनिन सक्सिनेट में कन्वर्ट किया जाएगा। इस स्टेप में भी हम इस्तेमाल करेंगे एटीपी को। देखिए एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे कन्वर्ट होता है, वो एक्चुअली एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फेट इसमें ऐड किए जाते हैं, तब जाके बनता है आर्जिनिन सक्सिनेट। तो ये 2 एटीपी और तीसरा एटीपी, टोटल 3 एटीपी मॉलिक्यूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक यूरिया को बनाने के लिए। ये बन गया आपका आर्जिनिन सक्सिनेट। बच्चे ये साइकिल आपको कोई पूछेगा नहीं, बट इसमें से जो एमसीक्यूज बनता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो पहला वाला एमसीक्यू कौन सा मैं बोलूंगा यहाँ पे कि भाई यूरिया कैसे बनता है, कौन सी पाथवे में? ऑर्निथिन पाथवे में बनता है। यूरिया का डिस्कवरी किसने किया था? उसका डिस्कवरी किया था क्रेब्स एंड हैंसलेट ने किया था, बराबर। एक यूरिया मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एटीपी लगेगा? 3 एटीपी मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ, आपको यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या है? चलो यहाँ पे दूसरा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। जो सिट्रुलिन बन गया, स्टेप नंबर 3 विल बी फॉर्मेशन ऑफ arginine and step number 4 will be formation of यूरिया। देखिए ये 4 स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो आपको पता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज नथिंग बट NH2CO NH2। देखिए यूरिया आपके केमिस्ट्री का पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है यूरिया, याद रखेंगे, आप पढ़ेंगे। एक हेबर्स प्रोसेस होता है केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, हेबर्स अमोनिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको, यूरिया फॉर्मेशन प्रोसेस बोलते हैं। वो यूरिया इज सपोज टू बी अ फर्स्ट केमिकल कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंथेटिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंदर 2 NH2 ग्रुप आपको दिख रहा है। आपको पूछा जाएगा कि भाई एक NH2 ग्रुप आया था यहां से, ये NH3 जो आया था, ये NH3 कहां से आया था बच्चों? ये आया था अमीनो एसिड से आया था, जो एक्सेस अमीनो एसिड था। तो दूसरा वाला अमीनो ग्रुप कहां से आता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमीनो ग्रुप तो आपको आ गया अमीनो एसिड से, और दूसरा जो अमीनो ग्रुप है बच्चे वो आएगा अस्पार्टिक एसिड से। ये भी एमसीक्यू का आपके सामने मिल गया, समझ गए? तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ अमीनो ग्रुप इन यूरिया? एक तो हो गया अमीनो एसिड, दूसरा होता है अस्पार्टिक एसिड। इस तरह से आपको मिल गया आर्जिनिन सक्सिनेट। नाउ द आर्जिनिन सक्सिनेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आर्जिनिन। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन व्हाट हैपेंस इज इट गिव्स आउट फ्यूमारिक एसिड। थोड़ा सा 11th के बच्चों के लिए थोड़ा सा हेवी लगेगा टॉपिक, पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। और ये फ्यूमारिक एसिड हम यूज करते हैं एस्पार्टिक एसिड बनाने के लिए, उसको रीजनरेट करने के लिए। ये हो गया अर्जिनिन एंजाइम आपका। और ये जो अर्जिनिन है, ये अर्जिनिन अब कन्वर्ट हो जाएगा यस ऑर्निथिन में, बट ये कन्वर्जन करते करते वो आपको देके जाएगा यूरिया। बट इस प्रोसेस में आपको वाटर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अर्जिनिन को हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे वाटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अर्जिनिन का हाइड्रोलाइसिस करके आपको यूरिया मिल जाएगा। यहाँ पे अर्जिनेज करके भी एंजाइम का इस्तेमाल आपको करना है, तो एंजाइम इज कॉल्ड अर्जिनेज। समझ गए? तो देखिए इस तरह से यूरिया आपका बन गया। दिस पाथवे इज कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल, या तो फिर इसको बोलो यूरिया साइकिल, या तो फिर इसको बोलो हैंसलेट एंड क्रेब्स साइकिल। समझ गए बच्चों? तो ये जो चीज मैंने बोली है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नीट हो या आपका सीईटी का एग्जाम हो या फिर एएफएमसी हो या फिर
कोई बायोटेक्नोलॉजी का आपका एंट्रेंस हो या फिर माइक्रोबायोलॉजी का एंट्रेंस हो, उन सब एग्जाम्स के अंदर आपको इस तरह के टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से याद रखने पड़ते हैं। बल्कि देखा जाए तो ये इतना डिटेल्स में आपको किताब में है नहीं, बट बच्चों हमें ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए कि यूरिया एग्जैक्टली बनता कैसे, ये सब मैंने आपको बता दिया। दिस पाथवे इज कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल। ओके, चलो एक बार वापस में बोलूंगा ऑर्निथिन साइकिल के एमसीक्यूज कौन से यस, यूरिया कौन से साइकिल में बनता है? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल को किसने डिस्कवर करा था? क्रेब्स एंड हैंसेट ने डिस्कवर किया था। ऑर्निथिन साइकिल के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है? ओनली वन कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड। ऑर्निथिन साइकिल में कितना एटीपी मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं? 3 इस्तेमाल करते हैं। ऑर्निथिन साइकिल में यूरिया का 2 NH2 ग्रुप है, उसका सोर्स बताओ। एक NH2 आएगा अमीनो एसिड से, एक NH2 आएगा एस्पार्टिक एसिड से। ऑर्निथिन साइकिल में सबसे मेन एंजाइम कौन सा है? सबसे मेन एंजाइम होगा अर्जिनेज। समझ गए? तो ये होता है हमारा यूरिया साइकिल। ये यूरिया यहाँ पे बन गया, और ये जो एरिया है बच्चों, इस एरिया को मैं बोलूंगा दिस रेड कलर एरिया इज नथिंग बट माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये हिपैटोसाइट है और ये माइटोकॉन्ड्रिया। आपको ये भी पूछा जाता है यूरिया कौन सी 2 अलग अलग जगह पे बनता है, तो आपका आंसर होगा हिपैटोसाइट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लीवर सेल। समझ गए? तो ये था हमारा दूसरा वाला यूरोटिलिज्म। ये 4 स्टेप मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया है, आप भी इसको प्लीज फॉलो करो, आपको जरूर इसके एमसीक्यूज मिलेंगे और बहुत आसानी से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आगे निकलते हैं। ये होगा हमारा दूसरा मोड ऑफ एक्सक्रीशन विच इज नोन एज यूरियोथेलिज्म। और लास्ट वाला जो एक्सक्रीशन है बच्चों, मैंने पिछले टाइम भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था, वो था हमारा यस यूरिकोटेलिज्म, जिसमें हमने पढ़ा था कि दैट इज नथिंग बट द एक्सक्रीशन ऑफ यस नंबर 3 जो था वो था यूरिकोटेलिज्म। इसमें हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। इट इज नथिंग बट द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। हमने पढ़े थे यूरिक एसिड क्या होता है बच्चों? इट इज लिस्ट टॉक्सिक, बहुत कम टॉक्सिक है। इट इज लेस सोल्यूबल, ये बहुत ही कम सोल्यूबल है, याद रखेंगे। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्टिव सिक्रीशन। इसका फॉर्मेशन जो होता है कौन से प्रोसेस से होता है? एक्टिव सिक्रीशन, मतलब एनर्जी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। बच्चों आपको याद है कि अमोनिया को बनाते टाइम हमने एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया था, बट यूरिक एसिड को बनाने के लिए हमें एक्टिव सिक्रीशन प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे लगेगी यूरिक एसिड के। थोड़ी बहुत एनर्जी आपको कहाँ लगी थी? यूरिया के अंदर, और बिल्कुल एनर्जी कहाँ नहीं लगेगी? अमोनिया बनाने के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, तो यूरिक एसिड जो बनता है बच्चों वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनता है। वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनता है। बर्ड्स के अंदर इसको एक टर्म बोला जाता है ग्वानो, हम उसको ग्वानो भी बोला जाता है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा व्हाइटिश जो स्ट्रक्चर बर्ड्स के या ऊपर से गिरता है, गाड़ियों के ऊपर गिरता है, कभी कभी अपने बॉडी पे भी गिर जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों उसको ग्वानो बोला जाता है। एंड दैट इज नथिंग बट द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। वो यूरिक एसिड का क्रिस्टल होता है, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, कभी कभी हमारा बॉडी यूरिक एसिड हमारे बॉडी में भी बहुत सारा होता है क्योंकि प्यूरिन से बनता है। यूरिक एसिड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ, मैं लिखूंगा यहां पे, इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म। देखो जो प्यूरिन्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म से ये बनता है। प्यूरिन्स क्या होता है बच्चों, आगे जाके हम पढ़ने वाले। प्यूरिन्स आर नथिंग बट एडेनिन एंड ग्वानाइन। जो एडेनिन और ग्वानाइन है, ठीक है, इनके मेटाबॉलिज्म से हमारे पास बनता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हमने इसके एग्जांपल्स भी कुछ लिखे थे। क्या एग्जांपल लिखे थे बच्चों? इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स है। जो ऐसे एनिमल जो बिल्कुल पानी नहीं पीते या बहुत कम पानी पीते हैं, उनमें हम कौन सा मैकेनिज्म दिखते हैं? यूरिकोटिलिज्म हम देखते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एमसीक्यू मैंने देखा है। यूरिकोटिलिज्म का क्या रोल होगा? इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर।
ठीक है, इस मोड की वजह से हमारे बॉडी में पानी को कंजर्व किया जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ यूरिकोटेलिज्म। समझ गए? तो चलो आगे निकलेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सी बात, ये तीनों चीजों को मैं अभी साइमल्टेनियसली आपके सामने लिखूंगा, वो आपको याद रखना है किस तरह से। देखिए नंबर 1 में लिखूंगा यहाँ पे बच्चों, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम, याद रखेंगे। अमोनोटेलिज्म को मैंने लिख दिया, ठीक है। नंबर 2 पे मैं लिखूंगा यूरियोटेलिज्म, ये आपका काम है, आपने करना चाहिए। और नंबर लास्ट पे मैं लिखूंगा यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। यहां देखना है आप सबको, इट्स गोइंग टू बी यूरिकोटेलिज्म। तो तीनों को कंपेयर करते हैं, चलो कितना सिंपल सा हो जाएगा फिर हमारा ये सब, ठीक है। तो अगर बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक और कॉलम बना दूंगा। चलो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट में लिखूंगा डेफिनेशन। तो बताओ डेफिनेशन क्या होगा, आप सबको बताना है। इट इज नथिंग बट द एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट, अमोनिया। इट इज नथिंग बट द एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट, यूरिया। इट इज द एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट, यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें दूसरा जो है द एनिमल्स आर कॉल्ड, एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिक। इसमें क्या आएगा, यूरियोटेलिक। इसमें क्या आएगा, यूरिकोटेलिक। समझ गए, यूरिकोटेलिक आ जाएगा। आगे चलेंगे नंबर 3 पे, यहां पे मैं लिखूंगा सॉल्युबिलिटी। देखो फॉर 1 ग्राम, इसको कितना लगेगा, फॉर 1 ग्राम, यहीं पे मैं लिखूंगा फॉर 1 ग्राम। इसमें कितना आएगा बच्चों, 500 ml ऑफ वाटर। इसमें आएगा 50 to 100 ml ऑफ वाटर। इसमें आएगा 5 to 10 ml ऑफ वाटर। देखिए होगा सॉल्युबिलिटी का पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना चाहूंगा टॉक्सिसिटी, राइट। कितना टॉक्सिक है, कितना कम है, ज्यादा है, ये क्या है, इट इज गोइंग टू बी हाईली टॉक्सिक। इसमें मैं लिखूंगा लेस टॉक्सिक। इसमें लिखना चाहूंगा लिस्ट टॉक्सिक। सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है, यूरिक एसिड होता है। देखिए बराबर से, राइट। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर 5 पे जाएंगे, इसके एनर्जी जो बनता है, एनर्जी का इस्तेमाल, इन्वॉल्वमेंट कितना है लिखेंगे, यस, मोर एनर्जी, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर शॉर्टकट में लिखूंगा, याद रखना, ठीक है। नो एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्सप्रेस इन अमोनिटिज्म। यहां पे देखेंगे लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर एक्सप्रेस। यहां पे लिखूंगा लिस्ट और मैक्सिमम, ओके। हाईएस्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर लिखेंगे, हाईएस्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हम लिखने की यहां पे कोशिश कर रहे थे। चलो आगे लिखेंगे स्टोरेज के बारे में, यस। कैनॉट स्टोर्ड, कैनॉट स्टोर, बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं होना चाहिए, जैसे ही बनेगा वैसे ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इट कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, कैन बी स्टोर फॉर सम टाइम, राइट। और यूरिक एसिड बारे की बात करेंगे तो इट कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, थोड़ा सा कुछ दिन के लिए स्टोर हो सकता है। जिसके उतना नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूरिक एसिड का हो गया तो इसकी वजह से एक बीमारी होती है बच्चों, उस बीमारी को हम गाउट बोलते हैं। इट इज वन ऑफ टाइप ऑफ रोमैटिज्म, आपके जॉइंट्स में पेन होना, उसको हम गाउट बोलते हैं। रोमैटिज्म का एक अलग सा टाइप होता है। और बाद में नंबर 7 पे आप चले जाओ और यहाँ पे सिंपल बोल दो कि भाई एग्जाम्पल्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं। देखो 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस वी हैव विथ रिस्पेक्ट टू अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। बहुत सिंपल सा मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया है। ये कॉलम प्लीज आप आपके पास रखिए, ये बहुत ही आसान आपको हो जाएगा। कौन सा प्रोसेस से बनता है, यहाँ पे जो प्रोसेस है सिंपल डिफ्यूजन से बनता है, इसके लिए ऑर्निथिन साइकिल का इन्वॉल्वमेंट है। और यूरिक एसिड बनने के लिए एक पाथवे होता है इनोसिटोल एसिड साइकिल, याद रखेंगे, ओके।
ये जो पाथवे होता है ये इनोसिटोल एसिड पाथवे से बनता है, यूरिक एसिड बनता है, राइट। तो ये होता है हमारा डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। और भी कुछ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स मैंने लास्ट वीडियो में बताए, आपको याद होना चाहिए। वो जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स थे वो अमोनिया भी हो सकता है। बच्चों ये चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करिएगा, मैंने पहले ही बोला था अमाइनोटेलिज्म और अमीनोटेलिज्म में, ठीक है। यहां पे मैं बताऊंगा ये चीज को, अमीनोटेलिज्म ये क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। ये अलग बात है, मैंने इसका एग्जांपल भी आपको लिख के दिया था। एग्जांपल क्या है बच्चों? इसको एग्जांपल बेस्ड एग्जांपल क्या लिख के दिया था मैंने? स्टार फिश, ठीक है। एग्जांपल मैंने स्टार फिश लिख के दिया था, तो ये हमें याद रखना है। और बाकी भी बहुत सारा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, जैसे ग्वानिन भी हो सकता है, हाइपुरिक एसिड भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यस, guanine is also one of the excreted product। हाइपुरिक एसिड भी होता है जो बर्ड्स में पाया जाता है। यस, देन आपके पास ऑर्निथिन भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। देन एलेंटोइन जो एम्ब्रियो के अंदर पाया जाता है, ये भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। अमीनो एसिड्स भी नाइट्रोजनस